नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अमेरिका के फॉरेंसिक फाइनेंस फर्म हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की जो उसने अदानी ग्रुप के एफपीओ को जारी होने के ठीक एक दिन पहले जारी किया है। इस 100 पन्ने से भी ज्यादा पेज की इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की एक लंबी लिस्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को कर्ज में डूबा हुआ तो बताया ही गया है, साथ में वित्तीय लेन देन में गंभीर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। अदानी ग्रुप ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठा और एफपीओ को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बताया गया है। अदानी ग्रुप हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के जारी होने के बाद अदानी ग्रुप के शेयर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कंपनी का मार्केट कैप 4.1 लाख करोड़ तक नीचे आ चुका है। शेयरों के गिरने और बिकवाली का सीधा फायदा हिंडनबर्ग को हो रहा है, जो घोषित रूप से शॉर्ट सेलिंग में शामिल है। लॉन्ग टर्म में अदानी ग्रुप के कमजोर होने का फायदा उसकी राइवल कंपनियों को होगा। 2017 में शुरू हुई फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग अब तक 17 कंपनियों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुका है और उसे भारी नुकसान भी पहुंचा चुका है। लेकिन अभी तक किसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की ऑडिट कराने की मांग नहीं की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की तुलना आप फिल्म समीक्षा से भी कर सकते हैं। साधारण भाषा में इसे समझने के लिए हमने ये उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से समीक्षक फिल्मों को अपने तरीके से देखते हैं, उसे अपनी कसौटी पर कसने के बाद उसे हिट या फ्लॉप बता देते हैं। उसके हिट बताने से फिल्मों को जहां फायदा होता है, वही फ्लॉप बताने से उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन समीक्षक की समीक्षा कितनी सही है, कितना नैतिक है, उसकी कसौटी क्या है, क्या जिन कसौटियों पर फिल्मों की समीक्षा की गई है वो जरूरी थी या नहीं थी, आदि आदि दर्जनों ऐसे सवाल हैं। लेकिन उसका सवाल का जवाब, यानी उन सवालों का जवाब दिए बिना जिस तरीके से फिल्म समीक्षक अपनी समीक्षा करते हैं, उसी तरह हिंडनबर्ग भी 17 कंपनियों को बारी बारी से अपनी रिपोर्ट जारी कर नुकसान पहुंचा दिया है और अपने तरीके से आरोप भी लगा दिए हैं। ये आरोप गलत है या सही, यह तो बाद में साबित होता है, लेकिन इसका नुकसान तो कंपनियों को तत्काल भुगतना पड़ जाता है। आज हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट से अदानी ग्रुप को अपना शिकार बनाया है, उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस तरीके की रिपोर्ट जारी करने वाली एक्टिविस्ट कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। क्या हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट अदानी समूह को व्यावसायिक नुकसान पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर किया है। क्या हिंडनबर्ग को अदानी की राइवल कंपनियों से इसकी सुपारी मिली थी। क्या आर्थिक मोर्चे पर देश और विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाली अदानी ग्रुप को रेस से बाहर करने के लिए ग्लोबल साजिश हो रही है। क्या हिंडनबर्ग को ग्लोबल साजिशकर्ता टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या यह राजनीतिक साजिश का भी हिस्सा है। क्या अदानी के बहाने मोदी और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हिंडनबर्ग से पहले जिस तरीके से बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आई है, क्या इन दोनों का भी कोई संबंध है। करेंगे चर्चा और चर्चा के बाद चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और उस मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला, ये जो पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आने के बाद फायदा किसका हो रहा है। नुकसान तो अदानी ग्रुप को सीधा होता दिख रहा, लेकिन फायदा किसका किसका हो रहा है और इसके पीछे क्या कोई साजिश है, उसका भी खुलासा करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। आज का नया भारत दुनिया का अनुसरण नहीं करता, बल्कि आज का भारत जब महागर्जना करता है तो दुनिया सुनती है और उसका अनुसरण करती है। जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे भारतीय उद्योग जगत का भी एक नाम बढ़ा और वो नाम है गौतम अडानी। एक तरफ नव भारत का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ गौतम अडानी भी देखते ही देखते दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। और इसके बाद शुरू हुई भारत विरोधी शक्तियों की साजिश, जिसके बाद अडानी साम्राज्य हिलता हुआ नजर आया। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर 25% तक गिर गए और अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 7वें नंबर पर खिसक गए। हिंडनबर्ग के इस हिडन एजेंडे में अडानी एक बहाना भले हो, लेकिन निशाना तो भारत ही है। वो भारत जो बिना रुके, बिना थके विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत की विकास यात्रा को रोकने के लिए उस अडानी ग्रुप को निशाना बनाया गया, जिसका जमीन से लेकर आसमान तक, पानी से लेकर सड़कों तक, तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक साम्राज्य फैला हुआ है। अडानी ग्रुप का कहना है कि वो आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देता है और उनका फोकस भारत पर निर्भर वर्ल्ड मिशन पर है। बात अगर अडानी ग्रुप की नेगेटिव रिपोर्ट जारी करने वाले हिंडनबर्ग की करें
तो हिंडनबर्ग खुद को खुलेआम एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। शॉर्ट सेलिंग अर्थात किसी स्टॉक, सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना ताकि डिलीवरी टाइम के पहले उसकी कीमत गिर जाए और इसे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि हिंडनबर्ग खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करती है। इससे जब उसके शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीदकर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अडानी मामले में भी हिंडनबर्ग ने यही किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के 2 दिनों के अंदर ही अडानी ग्रुप के शेयर 25% तक गिर चुके हैं। स्पष्ट है कि ये रिपोर्ट इसलिए जारी की गई ताकि इससे अडानी साम्राज्य कमजोर हो और वैश्विक स्तर पर भारत जो वैश्विक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अदानी बहाना, भारत निशाना और हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा क्या है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। अमन शाह हैं अर्थशास्त्री के रूप में, सीए हैं पेशे से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इसकी बारीकियों को समझाएंगे। और पुष्कर शर्मा कॉर्पोरेट लॉयर है, उनसे भी बात करेंगे। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और दोनों मेहमानों से मेरा पहला सवाल और पहले जवाब मैं चाहूंगा कि पुष्कर शर्मा जी दे हमारे साथ। पहले दोनों मेहमानों को क्या मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मेरे को मिल रही है। पुष्कर शर्मा जी से क्या मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, बिल्कुल वीडियो भी आ जाएगा। दोनों मेहमानों से मेरा पहला सवाल ये है, पुष्कर जी और अमन शाह जी, कि जिस तरीके से ये मसला हुआ है, 5 साल पहले जो कंपनी बनी थी उसने 5 साल में 17 कंपनियों को, जो कि करोड़ों का, हजारों लाखों करोड़ का काम करती थी, हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर था, उन कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पूरी तरीके से उसे खत्म तो नहीं कर पाई, लेकिन नुकसान पहुंचाया। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाता है कि एक दूसरे की जो राइवलरी होती है, उस राइवलरी से में इस तरीके की छोटी कंपनियों का, इस तरीके की रिपोर्ट का इस्तेमाल जो है एक हथियार के तौर पे किया जाता है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से अदानी ग्रुप का जिस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से उभर करके अदानी ग्रुप आ रहा था, क्या इससे जो ग्लोबल प्लेयर है क्या उसको नुकसान हो रहा था? और क्या ये ग्लोबल जो राइवलरी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, ये उसका नतीजा है कि जो हिंडनबर्ग है उसके रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है हथियार की तरह अदानी को वार करने के लिए? पुष्कर जी। क्योंकि एक सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है इसमें कि जब इंडिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको गार्डियन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारा सेबी है और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई है, तो हमें बेसिकली किसी और की किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो डाउट रेज होता है वो ये होता है कि इन ट्रांजैक्शन से फायदा किसे हो रहा है। लेट्स से अगर आज अडानी के शेयर प्लंज होते हैं, अगर आज शेयर्स गिरते हैं, तो उसका सीधा बेनिफिट किसे जा रहा है? अगर उस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे तो हमको ये पूरी कंट्रोवर्सी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि ये मैलिशियस इंटेंशन है इनका, ये इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है, वो भी एक तरीके से एक जो वेल है, जो कॉर्पोरेट वेल है, वो भी हटना चाहिए इनका कि इस इंस्टीट्यूशन के पीछे कौन एग्जैक्टली है। कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाया, देश की छवि को भी खराब किया है, जबकि हमारे पास अपनी सब बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं टेक केयर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक सिरे से जांच होनी चाहिए और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ है जो ये बात करे कि हिंडनबर्ग पे, क्योंकि ये केवल कंपनी का नुकसान नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है अदानी ग्रुप जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है, वो अमेरिका में भी काम कर रही है। तो वहां पर अगर कोई रिपोर्ट आती है जिससे उसको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, तो उस पर अमेरिकन लॉ के हिसाब से तो काम होगा ही। वहां पर जिस तरीके से तैयारी अदानी ग्रुप कर रही है वो अमेरिकन लॉ के हिसाब से वहां पर काम किया जाए। क्या जो भारत की एजेंसियां हैं, क्या इसमें राजनयिक स्तर पे या दो देश के स्तर पे भी इस तरीके की बातें हो सकती है? क्या कोई लॉ इस तरीके का भी है कि अगर हिंडनबर्ग ऐसी कोई एजेंसी है, उसकी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सरकार की तरफ से या नहीं, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो? क्योंकि आप अगर बाद में जांच में गलत भी साबित हो गए तो फिर आपको अगर कोई नुकसान या आपको कोई सजा हो भी जाती है तो पर भी अदानी ग्रुप का जो नुकसान हुआ है वो भी हो सकता है पूरा हो जाए, लेकिन भारत की छवि का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा?
इसमें एक देखिए, दोनों देशों को अपना व्यापार चलाने की पूरी छूट है। दोनों सोवरेन कंट्रीज हैं और WTO के जो भी कोवेनेंट्स हैं और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स दोनों कंट्रीज के बीच में है, उनको बेशक ये उसका वायलेशन भी है एक तरीके से कि एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोवरेन कंट्री की कोई कंपनी है, वो काम कर रही है, उसको इस तरीके से मलाइन करके उसका नुकसान पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी इनके ऊपर बनाया जा सकता है। और हालांकि चूंकि इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा अगर देखा जाए कि बाइंडिंग कैपेसिटी उसमें नहीं है, तो बहुत सीधे सीधे आप उस चीज को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर कोई इंटरनेशनल कोवेनेंट है और अडानी का कितना स्टेक जिस कंट्री से उनका ये एक उस ऑर्गेनाइजेशन का टसल हुआ है, वहां पर उनका कितना स्टेक है, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ नुकसान होने के साथ साथ वहां भी नुकसान हुआ होगा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। तो बहुत सारी एक बंच ऑफ लीगल वायलेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें। दोनों कंट्रीज का काफी बड़ा एक प्रेस्टीज का इशू है और बेशक किसी भी तरीके का प्रेशर इंडिया को बनाना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। अमन शाह जी के पास जाना। अमन शाह जी, ये जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने कहा है, घोषित रूप से कहा है कि वो एक एक्टिविस्ट जो है, वो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी है और वो इसी तरीके का काम करती है। कंपनी के जब IPO निकलने वाले होते हैं, जब FPO निकलने वाले होते हैं, तो वो इस तरीके की रिपोर्ट जो वो जारी करती है और जारी करने के बाद जो है उसके शेयर जो है वो नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद उस शेयर को वो खरीदते हैं और उसके बाद उससे फ़ायदा कमाते हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए, एक आम आदमी अगर की भाषा में देखें कि पहले आपको नुकसान पहुंचाया, आपको कंपनी को भले ही ना नुकसान, लेकिन शेयर धारकों के बीच में ये एक भ्रम फैला दिया कि ये कंपनी डूबने वाली है, ये कंपनी खराब है, इसका जो कंपनी पूरी तरीके से कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए जिन लोगों के पास शेयर है वो शेयर बेच दे, तो कम दाम पे, औने पौने दाम पे शेयर बेचते हैं और उसके बाद उसको खरीद लें। फिर उसके बाद में कंपनी की हालत सुधरने पे जो है उसको बेचे। यानी जो शॉर्ट सेलर कंपनी है उसको इस बात का पूरा अंदाजा है कि आज भले ही इसके शेयर के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके शेयर की कीमत जो है वो बढ़ेगी। यानी उसको खुद ये पता है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो झूठी है, क्योंकि अगर तत्काल जो नुकसान हो रहा है वो तो उस रिपोर्ट के कारण हो रहा है और कुछ दिनों के बाद अगर उसके शेयर के दाम बढ़ेंगे, इसका मतलब रिपोर्ट उसकी झूठी है। तो ये किस तरीके की इसको लीगलाइज किस तरीके से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? अगर कोई शॉर्ट सेलर कंपनी घोषित रूप से कह रहा है तो इसको क्या लीगल टर्म में आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल मुकेश जी, देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि हिंडनबर्ग जो एक रिपोर्ट अपनी पेश करती है वो या तो FPO आने वाला होता है, जैसे अभी अदानी एंटरप्राइजेस जो है वो एक अपना FPO लेकर के आ रही है, राइट। तो अभी उन्होंने इस टाइम पे एक अपनी रिपोर्ट दी करके जिसमें बताया कि भाई अदानी समूह में इतना बड़ा लोन है। सबसे पहले समझने की जरूरत होगी, अगर कोई भी बिजनेस अगर एक्सपेंड कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली लोन्स की जरूरत है। बिना, अगर बिजनेस मेरा स्केलेबल बिजनेस है, वो बढ़ सकता है, तो उसके लिए मुझे लोन्स लेने की जरूरत पड़ेगी। और तमाम कॉर्पोरेट इसी तरह से काम करते हैं कि पब्लिक उसमें पैसा लगाती है और वो उसको आगे जाके अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाते हैं और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। अभी अदानी ग्रुप्स ने, अगर हम उनका कोई भी बिजनेस मॉडल देखें या कोई भी उनका ग्रुप कंपनीज हम देखें, तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो बिजनेस है। हर बिजनेस में वो कमा रहे हैं। कोई भी बिजनेस, अगर हम अदानी पावर को अगर हम ले लें तो उसका जो है वो अराउंड 20 गीगाहर्ट्ज का अगर वो पावर जनरेशन वैल्यू जो जनरेट करता है वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट करने की वैल्यू एसेट्स है। बिल्कुल। अगेंस्ट अगर उसकी अगर हम लोन देखते हैं तो हार्डली 35,000 करोड़ लोन। तो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमारे लोन ज्यादा हैं और मेरा रेवेन्यू जनरेशन कम है। कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने लॉसेस को कवर करेगी एंड डेफिनेटली लोन्स जो होंगे वो रीपे हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर मैं रिपोर्ट्स और रिसर्च की बात करूं तो जेफरी एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी, CLRSA ने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बताया कि करके भाई जो अदानी का जो कर्ज है वो एक मैनेजेबल है, उसको एक मैनेज किया जा सकता है, एक लिमिट पे है और वो मैनेज हो रहा है। अगर आप उनके लोन्स को भी, अगर आप उनकी जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसमें आप देखते हैं तो 2 लाख करोड़ का उनके पास लोन है इस टाइम पर। लेकिन वो अगेन बिजनेस है, स्केलेबल बिजनेस है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अगर बैंकिंग लोन्स की बात की जाए इसमें तो हार्डली 40% जो है वो बैंक लोन्स है और 30% लोन जो है वो PSUs का लोन है और 10% जो है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक लोन है। बट बिजनेसेस में
कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां पर मैनेजेबल लोन्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। इट्स अ वेरी मैनेजेबल लोन्स, और बिजनेस स्केल करेगा डेफिनेटली वो रीपे लेकिन कर देंगे। 30% अगर हम लोन आपको नहीं लास्ट लगता है कि ये ज़्यादा है, मैनेजेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है? 30% अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये अमाउंट जो है वो कोई उतना मैनेजेबल, ठीक है जिस तरीके से बिजनेस ग्रो कर रहा है उस हिसाब से वो मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो अमाउंट है वो अमाउंट बड़ा है, इतना बड़ा लोन है, हम इस पे नहीं जाना चाहते, हम इस बात पे नहीं जाना चाह रहे, इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहे हैं शाह जी। मेरा सवाल ये है कि जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है वो मैलाफाइड है कि नहीं, उसका इंटेंशन जो है वो क्या, उसका इंटेंशन अदानी ग्रुप को नुकसान पहुंचाना है और उसके नुकसान से अपना फायदा बनाना है, ये अगर नुकसान, और ये घोषित रूप से वो कर रहा है, तो क्या ये सही है? नैतिक रूप से ये सही है, कानूनी रूप से सही है? देखिए, कानूनी तौर पे तो पुष्कर जी हमारे एडवोकेट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, लेकिन जो है अगर हम ये देखें करके, अगर अगर इकोनॉमिस्ट और अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो कंपनी के हम एक एक वैल्यूज को अगर हम चेक करना चाहेंगे तो वहां पर देखेंगे करके जो लोन्स हैं उसमें से भी अगर जो है 65,000 करोड़ के जो लास्ट 2022 में एसीसी एंड अंबुजा सीमेंट्स को उन्होंने एक्विजिशन करा, तो जब एक्विजिशन करा तो लोन लिया, तो दैट विल आल्सो कंस्टिट्यूट द हाई, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर एसीसी सीमेंट्स है और आपका अंबुजा सीमेंट्स है, दैट इज अ स्केलेबल बिजनेस, बिजनेसेस बढ़ेंगे, उनकी वैल्यू एसेट्स ज्यादा है, तो जब वैल्यू ऑफ एसेट्स ज्यादा है मेरे पास, तो ऑब्वियसली ये लोन्स, इट इज मैनेजेबल लोन्स, दीज आर नॉट लाइक कि ये मेरे ओवरबर्डन्स बनेंगे। तो मतलब आप रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं कि रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो गलत है, बेसलेस है? एग्जैक्टली। अगर हम लोन्स में देखते हैं, बिल्कुल दैट इज अ खारिज रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ये कह सकते हैं कि भाई अदानी ग्रुप्स के ऊपर लोन ज्यादा हैं तो इसलिए इसके स्टॉक्स को हम सेल आउट करें और बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, तो ऑन दैट बेसिस इट इज हैव नो व्यू, मतलब लाइक कोई इसमें पॉइंट नहीं है हिंडनबर्ग में। बिल्कुल। पुष्कर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरीके से चीज़ें की गई हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट से नुकसान अदानी को है और फ़ायदा जो है वो हिंडनबर्ग को है, और ये घोषित रूप से है किसी का नुकसान करके, इंटेंशनली किसी को नुकसान करो और उसके नुकसान से अपना फ़ायदा बनाओ, क्या ये इस तरीके की चीज़ें जो है लीगली एक्सेप्टेबल है? क्या लीगल है ये? देखिए, ये एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन किया है हिंडनबर्ग ने, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी के अगेंस्ट नहीं है, ये अडानी के अगेंस्ट, अडानी के जो इन्वेस्टर्स हैं, अडानी के जो खुद के इन्वेस्टमेंट हैं, वो उन सबके अगेंस्ट है, ये उन सबके राइट्स को ये इन्फ्रेंच कर रहे हैं। अगर आज कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं बिना किसी वजह के, वो सारे इन्वेस्टर्स, वो सारे, अब अडानी ने सबको, जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको बुलाया, मीटिंग ली, बार्कलेस को, डॉर्शे को, सबको बुला के उनसे पूछा, और अडानी ने ये भी एक स्पष्ट किया, क्लियर किया कि आई थिंक टॉप 5 का जो पूरे वर्ल्ड का ऑडिटर कंपनी है उससे अकाउंट ऑडिट होते हैं, तो बहुत कम स्कोप है किसी भी तरीके से इन चीजों का होना। देखिए, अगर हम किसी ना किसी लूप होल को पकड़े, लूप होल इन द सेंस, लूप होल लॉज में भी होते हैं, लूप होल कंपनी में भी हो सकते हैं, लूप होल हर जगह हो सकते हैं, पर उन लूप होल को आप किस तरीके से यूज करते हो, उन लूप होल्स को अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो कि किसी का नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, लेट्स से कोई आदमी बीमार है तो आप उसकी बीमारी का फायदा उठाएंगे, या उसकी बीमारी अगर ऐसी है तो उसको ठीक करेंगे या उनकी कंप्लेंट करेंगे। देखिए, अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले सेबी में और आरबीआई के सामने कंप्लेंट डालते और वहां से उनका एक व्यू लेते और उन पे एक्शन लेते, एक्शन टेकन रिपोर्ट होती और सारी चीजें होती, पर इन्होंने उस रिपोर्ट को पब्लिश करना ज्यादा जरूरी समझा पहले, जिससे उनके शेयर्स गिरे और ये उसको परचेज करें, एक सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिट कर दिया और उससे बेनिफिट भी रीप कर लिया। तो मेरी समझ से जो ये एक तरीके से जो एक मैलिशियस एक्ट किया है, उसके लिए भी उनको पनिश किया जा सकता है यूएस लॉज में, इंडियन लॉज में, प्लस जो इन्होंने उससे सब्सिक्वेंट बेनिफिट कमाया है वो भी इनसे वापस वसूला जा सकता है। तो हर परिस्थिति में अगर ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था और इससे हमको ये नुकसान हुआ है, डेफिनेटली अडानी विल गेट ऑल द डैमेजेस विच आर इनकर्ड, जो इस वजह से इनको डैमेजेस हुए हैं अडानी को। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हालांकि ये दोनों आप लोग एक लॉयर हैं और एक अर्थशास्त्री हैं, एक सीए पेशे से शायद आप लोगों को, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक कॉमन मैन की तरह आप इसका जवाब दें, क्योंकि दर्शक आपकी बात से ज़्यादा सहमत होंगे
कि क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल एक साजिश है और इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है? क्योंकि दो तीन चीज़ें जो एक साथ हुई, देखिए बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है वो भी भारत के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और ये जो अभी हिंडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे भी अदानी को भले ही बहाना बनाएगा लेकिन निशाना भारत ही है, क्योंकि ये भारत की जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की छवि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ रही थी उसमें अदानी का एक रोल था। और भारत अगर मजबूत अर्थव्यवस्था बन रही, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो इसमें कहीं ना कहीं अदानी और अंबानी का जो है वो उसका भी रोल है। तो क्या आपको लगता है कि अदानी पे निशाना एक बहाना है भारत को बदनाम करना या भारत को आर्थिक प्लेटफॉर्म पे कमजोर करना है, इसलिए एक ग्लोबल साजिश भी हो सकती है ये? जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत साफ है ये बात कि अडानी इस वक्त विश्व के कई उद्योगपतियों के और देशों की नजरों में बहुत खटक रहे हैं। आप इस चीज को बहुत अपने अच्छे से दिमाग में स्टैब्लिश कर लें, कि भारतवासी स्टैब्लिश कर लें कि आने वाले समय में एक बहुत ही टफ कंपटीशन अडानी देने वाले हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी ही देने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये सेंस करते हैं उन चीजों को, तो उसको रोकना ही एक प्राइमरी स्ट्रैटेजी है उनकी। और जिस स्पीड से अडानी ने अपना जो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, अपने सारे जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव किए हैं, बेशक ये सबसे बड़ी उनके लिए थ्रेट होगी जो इंडिया को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उसको डिस्टेबलाइज करना मार्केट को, और प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसा फेक सा सिनेरियो क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्री लाना, एक अशांति वाली सिचुएशन क्रिएट कर देना। देखिए, स्टॉक तो बहुत सबसे सॉफ्ट चीज है, अगर आज कुछ छोटा मोटा भी होगा सबसे पहले स्टॉक गिरेंगे। तो दोनों चीजें इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एक तो पीएम के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्री लाना और उसी समय पे अडानी के अगेंस्ट रिपोर्ट पब्लिश करना। तो कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट है दोनों चीजों में, इस वजह से ज्यादा ये ट्रिगर किया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है। अमन साहब से मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा। अमन जी, क्या आपको लगता है इसका ये जो समस्याएं हैं आज भले अदानी के साथ हुआ, कल किसी दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकता है, उपाय क्या है इसका? क्या आपको लगता है कि कुछ सेफ्टी मेजर्स अगर कंपनियां करें तो इस तरीके की कंपनियां जो किसी के इंटरनल रिपोर्ट को पब्लिक करके जो फ़ायदा करती है और नुकसान करा देती है कंपनी का, उससे बचा जाए? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि हमारा जो देश है वो एक बहुत ग्रोइंग है, और जो इस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो हमारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हम यूएस के मुकाबले हम बात करें, जैसे यहाँ पर इंडिया में रिसेशन का ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस यहाँ पर आ रहे हैं, कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, मैनी ऑफ देम। बट यहाँ पर यस, बिल्कुल जो आपका एक सवाल था कि करके इस तरह की जो एक इंडिया को एक सॉफ्ट टारगेट जो किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी कंट्रीज, चाहे वो चाइना हो या यूएस, उनको पता है कि ये एक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान आगे विश्व में देने वाला है और एक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो पिलर्स हैं, जो इस तरीके से जो अपने बिजनेसेस को ग्लोबल एक्सपेंशन जो लेकर के आ रहे हैं, ग्लोबल स्तर पर लेकर के आ रहे हैं, इनको अगर सॉफ्ट टारगेट किया जाए तो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो इस तरीके से, और ये बात है करके अगर कोई हमारे पास जो मेजर्स हैं, हमारा जो सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम जो है, लाइक सेबी है, आरबीआई है, वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सारे के सारे आई चेक पॉइंट्स रखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें तो वो उनकी निगरानी में ज़रूर होती है, और अगर कुछ भी ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं तो वहाँ पे एक पेनलाइज प्रोविजंस उस जगह पर है। एंड जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने, पुष्कर शर्मा जी ने बताया कि यह स्टॉक से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट्स होता है जो कि बहुत इजीली अप एंड डाउन हो जाता है, तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। बट यस, मतलब इस रिपोर्ट में इतना ज़्यादा दम नहीं है, और डेफिनेटली यहाँ से जो है वो स्टॉक्स डेफिनेटली विल मूव अप एंड आगे ज़रूर अपनी रिकवरी पोजीशन पे ज़रूर आएंगे। बिल्कुल, आगे रिकवरी के पोजीशन पे आएंगे और हम लोग बहुत जल्दी इससे निकल जाएगी अदानी ग्रुप। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए पुष्कर जी आपका और अमन साह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, जिस विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत बढ़ रहा है, उसमें अदानी और अंबानी का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए अगर अदानी पे हमला हो रहा है तो अदानी पर नहीं बल्कि भारत पे हमला हो रहा है। और मोदी को रोकने के लिए अगर कोई ग्लोबल प्लेयर है जो मोदी को रोकना चाहता है, भारत को आगे बढ़ते दिखने से, किसी को अगर परेशानी है तो उस परेशानी में अगर रोड़े खड़े करने हैं तो आपको केवल मोदी नहीं बल्कि जो
विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की पहचान बनाने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं भारत के, उन पर भी निशाना साधना पड़ेगा। और इसीलिए ये सारी चीजें जो है एक टूल किट के जरिए हो रहा है, बारी बारी से सारी चीजें, पहले मोदी पे निशाना, फिर अदानी पे निशाना, हो सकता है कल अंबानी पे भी निशाना लगाया जाए और इसी तरीके की बातें जो है वो उनके साथ भी किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।